हेलो एवरीवन। परसों हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फिर हमने पढ़ा था इसमें कैटेगरीज होती हैं माइक्रो स्केल लेवल पे या स्मॉल स्केल लेवल पे या मीडियम लेवल पे। तीन हमने इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी। देन हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल के जो रोल है रूरल डेवलपमेंट में, मतलब जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनका रोल क्या है रूरल इंडिया को डेवलप करने में। आज हम पढ़ेंगे इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और किस लेवल पे इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल का मतलब पैसे से रिलेटेड है और असिस्टेंस का मतलब एक तरह से हेल्प करना या किसी को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब जैसे आप सभी को पता है कि जो इंडिया की लार्ज अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, बैकवर्ड एरियाज़ में रहती है या हिली एरियाज़ में रहती है। हिली एरियाज़ मतलब कि पहाड़ों पर रहती है। जो ये लोग हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, इनके पास हमेशा से ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज की काफ़ी लिमिटेशन रही है। और आप सभी को पता ही है कि बिज़नेस में फाइनेंस की कितनी बड़ी ज़रूरत होती है कि एक फाइनेंस को किसी भी बिज़नेस के लिए बैकबोन कहा गया है। तो हर एक बिज़नेस को चलने के एस्टेब्लिश करने के लिए खुद को या रन करने के लिए खुद को फाइनेंस चाहिए होता है, लेकिन इनके पास फाइनेंस हमेशा ही कम रहता है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी रहता है कि भाई इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी होता है कि इनकी डेवलपमेंट हो सके। और इनकी डेवलपमेंट अगर होगी तो ही रूरल इंडिया जो है डेवलप कर पाएगा और तभी इकोनॉमिक जो है इंडिया की वो स्ट्रेंथन हो पाएगी। अब तीन तरह की एक तरह से इंडस्ट्रीज़ होती हैं स्मॉल स्केल में अगर हम काउंट किया जाए। पहला है एग्रो बेस्ड, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनकी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेसिकली और मेनली मेजरली बेस्ड होती हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। एग्रीकल्चरल मीन्स की खेती बाड़ी वगैरह करना, जो भी कुछ फार्मिंग करना, उससे रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। फिर नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो एक घर के अंदर या किसी एक बिल्डिंग के अंदर सारा प्रोडक्शन का काम होता है, जैसे कि बी कीपिंग या सोप मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट। ये सारे काम आप एक कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं, एक घर में भी बैठ के कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। तो कॉटेज का एक तरह से मतलब है झोपड़ी। कॉटेज को हम हिंदी में झोपड़ी बोलते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है कि घर के अंदर भी ये सारे काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। ये इंक्लूड करते हैं खादी क्लॉथ बनाना, अचार बनाना या फिर ये मसाले बनाना, जैगरी, मस्टर्ड ऑयल, वुडवर्क, पोट्री, कैंडल्स, ये सब कुछ बनाने को हम बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। तो ये तीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तीन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं ये। अब इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि सभी को पता ही है कि गाँव में कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उसका मतलब कि आप उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे कमाना चाह रहा है। जो पैसे कमाने के लिए आपको पैसा लगाना भी पड़ेगा और उनके पास है नहीं। तो फिर अब हमारे आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ ये शायद से आपको लगेगा कि कुछ समझने का पॉइंट कम है, याद करने का पॉइंट ज़्यादा है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें समझने का थोड़ा पॉइंट कम ही रहेगा। अब है इसमें 8 पॉइंट्स है टोटल, मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन द रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। जो ये तीन इंडस्ट्रीज़ हैं इनको क्या क्या इंस्टीट्यूशन और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। पहला है कमर्शियल बैंक। इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है कमर्शियल बैंक्स को कि इन इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। काफ़ी सारी ब्रांचेस है कमर्शियल बैंक्स की जो इन दीज एरियाज़ में काफ़ी ओपन हो चुकी है, जैसे कि हिली एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में काफ़ी सारी कमर्शियल बैंक की अब ब्रांचेज हैं। पहले क्या होता था, कमर्शियल बैंक सिर्फ शहर में होता था, सिटीज़ या टाउन्स में ही होता था या बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता था। लेकिन आज के टाइम में आप अगर कहीं गांव में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक कोई ना कोई मिल ही जाएगा, चाहे पीएनबी मिले, मतलब नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक ही आपको मिलेंगे। और इंडिया में सिर्फ 2 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं मेनली जो हैं, पीएनबी एंड एसबीआई, बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। तो ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक बैंक जरूर आपको मिल सकता है, किसी गाँव में, किसी हिली एरियाज़ में, किसी रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब लैंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लैंड की डेवलपमेंट करने के लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये बैंक जो हैं लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इमूवेबल प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ये इनको लोन दिया जाता है। इमूवेबल का मतलब होता है जिसे हम मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हम मूव नहीं कर सकते हैं उसे बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसको हम मॉर्गेज रखते हैं, उसकी सिक्योरिटी के मॉर्गेज रखने के जाने के बाद किसी भी पर्सन को लॉन्ग टर्म लोन मिल सकता है। लेकिन किस पर्पज़ से मिल सकता है, या तो अगर उसने कोई पहले कोई किसी और से लोन ले रखा था उसकी रिपेमेंट करने के लिए ले लिया हो, या फिर लैंड की डेवलपमेंट के लिए ले लिया हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए जिससे कि लैंड की इम्प्रूवमेंट हो सके, मतलब बेसिकली लैंड की डेवलपमेंट होनी चाहिए, या फिर कोई रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जा रही है किसी पुराने बैंक लोन को पूरा करने के लिए। जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है इस लोन का वो होता है 20 साल का। 20 साल से ज़्यादा तक का लोन नहीं मिल सकता है। और ये बैंक जो होता है दो तरह के होते हैं, एक है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, एक है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। एक में स्टेट है, एक में प्राइमरी है। तो ये था लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसमें लैंड के डेवलपमेंट के लिए लोन दिया रहता है मैक्सिमम 20 साल तक के लिए, और दिया रहता है कि रीफाइनेंसिंग के लिए, अगर कोई लोन है आपका पेंडिंग तो उससे पूरा करने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका रीजनल रूरल बैंक, इसको हम RRB भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना कि अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वैसे इतनी भी नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं +2 क्लास के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो RRB के फॉर्म निकलते हैं, उसमें आप फिल कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये समझ लेना चाहिए होता क्या है। रीजनल रूरल बैंक, हर एक वर्ड के नाम में ही उसका मतलब होता है। रीजनल का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का, और रूरल का मतलब है कि किसी एक गाँव का एरिया। तो इन बैंक्स का जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना फार्मर्स को, लेबरर्स, क्योंकि गांव में कौन रहता है, फार्मर्स रहते हैं, लेबरर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब एंटरप्रेन्योर का मतलब वैसे आगे आएगा भी, अभी ये अगला चैप्टर एंटरप्रेन्योर का ही है, लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो छोटे लेवल का बिजनेसमैन है, कि जो व्यापारी है एक तरह से हिंदी में बोले तो ये RRB क्या करता है कि इनका मेजर फंक्शन होता है कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो खेती करते हैं, जो लेबरर्स हैं, आर्टिसंस हैं, या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं। Development in agriculture, trade, industry and other production activities has been made possible with the help of these banks। मतलब कि एग्रीकल्चर में, ट्रेड में या इंडस्ट्रीज में, अलग अलग प्रोडक्शन में इनमें डेवलपमेंट की गई है, लेकिन किस वजह से हो पाई, इन बैंक्स की वजह से हो पाई, RRB की वजह से। 1999 में टोटल पूरे इंडिया में 196 रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स थे, लेकिन आज के टाइम में 436 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 14,420 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। ये तो हमारा थर्ड पॉइंट। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका कोर्स में काफ़ी बार आता रहेगा, कॉलेज में भी आता रहेगा, काफ़ी शायद हो सकता है कि एक बार पूरा बड़ा चैप्टर आ जाए नाबार्ड के ऊपर, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको। ये पॉइंट आपको ज़रूर समझने वाला है। बाकी पॉइंट भी वैसे इतने आप समझ ही सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं है। इसमें है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आपने इसमें मतलब कि मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हर एक नाम के ना वर्ड में उसका मीनिंग है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल मतलब कि पूरे इंडिया का है, एग्रीकल्चरल है, रूरल है, डेवलपमेंट है, 4 वर्ड आपने देख लिए। इसका मतलब क्या होगी, पूरे इंडिया के जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चरल को डेवलपमेंट करने के लिए बैंक बनाया गया था। और ये बैंक बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसके जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है, रीफाइनेंसिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब रीफाइनेंसिंग एक वर्ड है, एक फाइनेंसिंग एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, रीफाइनेंसिंग का मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने एक लोन ले रखा है किसी बैंक से और वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस फार्मर को रीफाइनेंस किया जाएगा उस पिछले लोन की रीपेमेंट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं रीफाइनेंस करना। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस बैंक का कि वो रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट में। एक तरह से क्या करता है कि स्टेट जो ये लोन्स इंक्लूड करते हैं वो है स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी दे सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी, RRB भी, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं एग्रीकल्चरल स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को। मतलब कि जो हमने पढ़े थे लैंड डेवलपमेंट बैंक, RRB, कमर्शियल बैंक जो भी हैं वो सभी सिर्फ कमर्शियल बैंक को छोड़ के वो सभी रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए। एग्रीकल्चरल का मतलब है कि खेती बाड़ी करना, और क्रेडिट का मतलब है उधार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ RRBs। जो हमारे RRBs हैं उनके ऊपर एक तरह से ये
सुपीरियर होता है इनका, मतलब कि आरआरबी से ऊपर एक तरह से इनका बॉस होता है कि जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो नाबार्ड जो है उसको मैनेज या कंट्रोल करता है और उन्हें गाइडलाइंस भी इशू करता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इनको गाइड भी करता है और उनको रीफाइनेंसिंग भी करता है कि अगर किसी आरआरबी को पैसे की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है, तो नाबार्ड उनकी हेल्प करता है रीफाइनेंसिंग में। नेक्स्ट है फॉरेन हेल्प। फॉरेन आपको मतलब पता है कि क्या होता है कि आउटसाइड द इंडिया या आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज ऑफ आवर होम कंट्री, कोई भी हो सकती है फॉरेन। तो जैसे अगर पाकिस्तान के लिए हम फॉरेन है, हमारे लिए पाकिस्तान फॉरेन है। फॉरेन हेल्प का मतलब होता है कि फॉरेन हेल्प इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नाबार्ड। मतलब नाबार्ड के अकॉर्डिंग जो भी रूरल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सकती है उसमें भी फॉरेन हेल्प दी जाएगी। इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। अब इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि ये बैंक एक तरह से एफर्ट्स करता है इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी और स्ट्रेंथन करने में भी। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो किसी पर्टिकुलर रूरल या कोई गांव है उसके जो फाइनेंशियल क्रेडिट या स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए भी नाबार्ड काफ़ी हेल्प करता है। तो ये बैंक काफ़ी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर किसी फॉर एग्जांपल कोई एक गांव है, उस गांव में बैंक जो है उसके पास इतने फंड्स नहीं कि वो फार्मर्स को क्रेडिट पे कर सके, तो उस केस में नाबार्ड उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा उस बैंक को, फिर ये बैंक फर्दर आगे लोगों को दे सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन क्रेडिट। ये बैंक प्रोवाइड करता है कंसेशनल लोन्स। कंसेशनल लोन्स का मतलब होता है कि कम रेट पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब कि किसी को छूट मिल सकती है कि भाई इतना थोड़ा आपका लोन माफ़ कर दिया जाए। उस केस में कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि नेचुरल कैलेमिटीज़, मिलिट्री एक्टिविटीज़ या वॉर की वजह से काफ़ी स्थगित, मतलब कि काफ़ी ग्रस्त रहते हैं। अब नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई है, कोई भूकंप आ गया है, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़। मिलिट्री एक्टिविटीज़ का मतलब है यहाँ पे काफ़ी वॉर वगैरह चल रही है, किसी बॉर्डर पे जैसे होती है मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस केस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है उस एरिया में। तो ये नाबार्ड उन इंस्टीट्यूशंस को, उन कमर्शियल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी फाइनेंस प्रोवाइड करता है कंसेशनल लोन्स के वे में। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। जो हमारा नाबार्ड है वो गवर्नमेंट का और रिजर्व बैंक का एक तरह से एजेंट है। अब आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक क्या होता है। रिजर्व बैंक एक प्राइमरी बैंक है इंडिया का, जो जिसके बिना कोई भी बैंक इंडिया में नहीं चल सकता है। वो सभी बैंक को लाइसेंस, वैसे हमने नाबार्ड के बारे में हमने पढ़ना है, तो नाबार्ड एक तरह से एजेंट का काम करता है, दोनों का ही, रिजर्व बैंक का भी और गवर्नमेंट का भी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के केस में ये एक एजेंट है दोनों का ही। ये एक तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे कि रूरल डेवलपमेंट हो सके, ट्रेनिंग रिसर्च हो सके या एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये एक्सचेंज भी करता है इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि कोई छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उनको गाइड भी करता है, ट्रेनिंग भी देता है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है और ये गवर्नमेंट की हेल्प करता है, रिजर्व बैंक की भी हेल्प करता है इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैं रूरल, क्योंकि जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है, दुनिया मतलब इंडिया के हर कोने में नहीं जा सकती, तो उन्होंने एक नाबार्ड बनाया है जिससे रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान रख सकें। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। आपको अगर याद होगा हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ये वही चीज़ है, ये उसमें हमने पढ़ा था, शायद फार्मिंग सोसाइटीज़ हमने पढ़ा था। तो ये वही सोसाइटीज़ हैं जो पीपल वॉलंटरली और विलिंगली ज्वाइन करते हैं अपने ही बेनिफिट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी विद द पर्पस ऑफ एडवांसिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए। तो सेम चीज़ है, आपने पढ़ी हुई है पहले, तो मैं ज़्यादा इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI आपने सुना ही है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। इसका एस का मतलब है स्मॉल। तो स्मॉल, इसका एम क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। मेन फंक्शंस क्या होते हैं, टू बिगिन टेकिंग स्टेप्स फॉर टेक्निकल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो मॉडर्नाइजेशन हो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना और टेक्निकल प्रोग्रेस उसमें होते रहना, मतलब कि करवाना, मतलब कि इनिशिएट करवाना। हेल्प प्रोवाइड करना इन डेवलपिंग द मार्केट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मतलब कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मार्केट क्रिएट करने में हेल्प करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बी कीपिंग है, जैसे कोई शहद बना के बेच रहा है, तो शहद बना तो लिया उसने लेकिन बेचेगा कहाँ पे, कोई कस्टमर ही नहीं है उसके पास। कई एरियाज़ इंडिया में ऐसे भी हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं, कुछ एरियाज़, हिली एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों के पास मार्केट नहीं है, काम है
प्रोडक्शन है लेकिन मार्केट नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। तो एक इंडिया में आपको मैं एक जगह बताता हूँ, मैंने डिस्कवरी चैनल पे बहुत टाइम पहले देखा था। उस जगह का नाम है चादर, जो कश्मीर के काफ़ी ऊपर है। चादर का एक ऐसी जगह है, चादर का नाम भी चादर क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका इस पॉइंट से मतलब क्या है वो भी बताता हूँ। जब बहुत मतलब कि दिसंबर जनवरी का या नवंबर महीने का महीना चल रहा होता है पूरे साल में, तो वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। काफ़ी ऊंची, काफ़ी हिली एरियाज है, तो बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ पे चल के ही वो बाहर अपना सामान बेचने जा सकते हैं। और अगर जब गर्मी होती है तो वो बर्फ़ पिघल जाती है, बर्फ़ पिघलने की वजह से वहाँ का उनका रास्ता बंद हो जाता है। तो वो एक तरह से बेसिकली उनका पूरा वर्ल्ड है, उनसे उनका कम्युनिकेशन चैनल जो है पूरा टूट जाता है ठंड में, गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में वहाँ पे पानी होता है, पानी ऊपर चल के वो जा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से उनके पास मार्केट नहीं है। तो उस केस में सिडबी उनकी है, वैसे सिडबी वहाँ पे है ही नहीं क्योंकि बहुत काफ़ी ऊंचाई पे है, और वहाँ पे सिडबी या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पानी भी कभी कभी बर्फ़ को उबाल के पीते हैं ठंड में, तो खास तौर पे काफ़ी कम ही पॉपुलेशन होगी फिलहाल तब तो वहाँ की, क्योंकि काफ़ी लोग मर चुके हैं वहाँ पे। तो उस एरिया में सिडबी हेल्प करता है उनकी मार्केट को एस्टेब्लिश करने में। फिर नेक्स्ट है रीफाइनेंसिंग ऑफ लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़, जिस इंडस्ट्रीज़ में लेबर डोमिनेट करता है, क्योंकि दो ही तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज़। तो उन एरियाज़ में जहाँ पे लेबर डोमिनेट करता है वहाँ पे रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, ईजी टर्म्स पे लोन प्रोवाइड करना, और फैक्टरिंग की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करना। फैक्टरिंग का मतलब होता है कि लोन्स या एडवांस प्रोवाइड करना क्लाइंट्स को फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स। मतलब कि जैसे कि मैंने किसी को सामान उधार बेच दिया, फिर जो जिससे मैंने एक लोन भी ले लिया है, तो जो मेरा लोन जिससे मैंने लिया है वो मेरे डेटर से पैसे वसूल करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट बन जाता है कि NSIC, मतलब कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक तरह से आपको सभी को दिख ही रहा होगा कि पब्लिक कंपनी है, क्योंकि इसमें आगे लिमिटेड लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी नहीं है ये, और कंपनी है ये भी आपको दिख ही रहा है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में आगे LTD लगता है, मतलब लिमिटेड लगता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एक्ट ये बनाया गया था 1955 में एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि जो अपने 3rd चैप्टर में मैंने पढ़ा था ये वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके आगे लिमिटेड लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है। ये ऑब्जर्व किया गया था कि इसके द्वारा जो मेन कंस्ट्रेंट्स थे, मेन कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, जो ये फेस कर रही थी वो थे कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स, कि इंटरप्रेन्योर के पास में शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं, शॉर्टेज ऑफ मशीनरी, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट्स हैं। तो ये इन्होंने उन पे ही काम किया था कि फंड्स प्रोवाइड करना या इक्विपमेंट मशीनरी प्रोवाइड करना। इनके हेड ऑफिस जो हैं इंडिया में, इनका जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में 4 हेड ऑफिस हैं, और 11 ब्रांच ऑफिस हैं अदर स्टेट्स में, अदर पार्ट्स ऑफ एंटायर कंट्री में। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीनरी प्रोवाइड करना ऑन हायर परचेज बेसिस। परचेज का मतलब आपको पता है कि क्या होता है कि खरीद लेना, और हायर परचेज का मतलब होता है कि रेंट पे खरीद, मतलब एक तरह से रेंट पे ले लेना, मतलब पूरा खरीदना नहीं उसको। प्रोवाइड्स वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस। लीज का मतलब होता है कि रेंट पे ले लेना। ये भी एक तरह से 2 अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन बेसिकली मतलब एक ही होता है। जब आप बीकॉम में आओगे तो आपको एक चैप्टर भी आएगा अकाउंटेंसी में हायर परचेज का और लीज का, तो इन दोनों का मतलब रेंट पे ही होता है। प्रोवाइड स्कार्स रॉ मटेरियल। स्कार्स से मतलब जो उस एरिया में कम होता है, जिसकी कमी होती है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना जो वहाँ पे कमी है, जिन चीज़ की कमी है। असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ SSI जो प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन कर रही है उसके लिए एक तरह से मार्केटिंग में भी उनकी हेल्प करना, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक तरह से उनको रिसर्च प्रोवाइड करना कि भाई इस टाइम में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। एक्सपोर्टिंग में हेल्प करना कि भाई अगर वो कुछ है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि अपने एरिया में सामान नहीं बिक रहा है उनका, तो पूरे किसी और एरिया में वो बेचना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करना। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उनके वर्कर्स को SSI की। गाइडेंस अपग्रेडेशन में हेल्प करना कि जो उनकी टेक्नोलॉजी है उनको अपग्रेड करने में हेल्प करना। उनकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना। एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना कि अगर किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कोई एडवाइस की ज़रूरत है तो उन्हें वो भी प्रोवाइड करना। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना एक रीजनेबल रेट पे, मतलब कि ज़्यादा महंगा रॉ मटेरियल उनको ना सप्लाई करना। फिर हमारा आता है आज का लास्ट पॉइंट जो है ये है DIC। DIC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का आपको मतलब दिख ही रहा होगा कि क्या होता है कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए होता है। ये था एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था 1977 में। इसका जो मेन फोकस रहा था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा था वो था ऑल नेसेसरी सर्विसेज एट वन प्लेस, मतलब कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी नेसेसरी सर्विसेज होती हैं
क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे गांव भी होते हैं। तो उस केस में इन सभी की एक तरह से फैसिलिटीज़ जो है एक तरह से एक ही जगह पे प्रोवाइड की जाएगी। DIC फंक्शंस अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ईच DIC इज हेडेड बाय द जनरल मैनेजर एंड 3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ये आपको याद रखना है कि भाई एक जनरल मैनेजर होता है और 3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं इनको रन करने के लिए। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके 10 फंक्शंस हैं। पहला है एक्ट्स एज अ फोकल पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका फोकल पॉइंट एक तरह से फोकल पॉइंट की तरह ही काम करता है। फोकल पॉइंट मतलब कि एक तरह से वो उस एरिया में फोकस रहता है कि भाई इस DIC ही सभी की हेल्प करता है। ये फोकल पॉइंट रहता है सभी नीडी पीपल का, नीडी जिसको जरूरत होती है फाइनेंस की। देन आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ SSI यूनिट्स। ये उन लोगों को या उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे उन एरियाज़ की डेवलपमेंट हो सकती है और लोगों को भी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सकती है, लोगों की भी, और इंडिया की भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट है इश्यूज परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू SSI यूनिट्स। मतलब एक तरह से RC प्रोवाइड करते हैं SSI यूनिट्स को कि भाई इनके सर्टिफिकेट से वो एक तरह से सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल यूनिट बन सकते हैं। कोई ऐसे अरे गहरे या कोई ऐसे यूनिट नहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं बन सकते, बल्कि ऑर्गेनाइज वे में वो काम कर पाएंगे अपना। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स लोन्स, वर्क शेड्स एंड रॉ मटेरियल टू SSI यूनिट्स। ये लोन प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और वर्क शेड का मतलब होता है कि तरह वर्क के लिए एक तरह से जगह भी प्रोवाइड करते हैं कि कुछ ज़मीन, कोई बिल्डिंग या कुछ लैंड थोड़ी सी डेवलप, मतलब कि एक तरह से लैंड भी प्रोवाइड करते हैं ये। नेक्स्ट हमारा रिकमेंड्स वेरियस इंसेंटिव्स टू SSI यूनिट्स एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग SSI यूनिट्स को कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको इंसेंटिव्स भी बता दूँ आपके लिए, क्योंकि ये शायद नया वर्ड हो सकता है। इंसेंटिव्स का मतलब होता है कुछ बोनस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। नॉर्मली यहाँ पे फाइनेंशियली ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव्स की इतनी ज़रूरत नहीं भी होती है और कोई रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं होती है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव से मतलब होता है कि किसी को अगर बहुत अच्छा काम एफर्ट करने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया रहता है SSI यूनिट्स को। एक लिंक का काम करता है एंटरप्रेन्योर्स के बीच में और लीड बैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बीच में। जैसे वहाँ पे कोई कमर्शियल बैंक है उसके और एंटरप्रेन्योर के बीच में एक तरह लिंक का भी काम करता है, एक तरह से बीच में एजेंट का भी काम करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी इंप्लीमेंट करता है फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब कि जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके लिए एक तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम भी ये इंप्लीमेंट करता है, जो गवर्नमेंट उनमें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इस तरह से होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन आपकी चीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंशियली एड आपको प्रोवाइड कर रहा है बिना किसी रीपेमेंट बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर की हेल्प करना, एक तरह इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड। मतलब कि वाटर सप्लाई बोर्ड या जिससे हम जल बोर्ड बोल सकते हैं, बिजली बोर्ड हो सकते हैं, उनसे लाइसेंस लेने में भी हेल्प करना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में या किसी फाइनेंशियली वगैरह से भी हेल्प करना। फिर हमारा अच्छा आता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोक्योर इंपॉर्टेंट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल और इंपॉर्टेंट मशीनरी को प्रोक्योर का मतलब होता है कैसे ऑब्टेन करने में भी एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता है। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एवरेजली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको समझना है तो आप समझ भी सकते हो, डाउट है मुझसे पूछ भी सकते हो, अगर याद करना है तो भी सही रहेगा। वैसे अगर मैं रिकमेंड करूँगी आप समझ के ही करोगे तो लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर याद करोगे आज याद रहेगा कल आप भूल जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप समझ के ही करो। और वैसे ये टॉपिक जो हैं ये आपके लॉन्ग टाइम आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि आपके कॉलेज में भी आएंगे, शायद हो सकता है कि उसके बाद आपकी वर्क लाइफ में भी आ जाएँ। अभी आप स्कूल आएंगे जब आपसे पूछूंगा भी कि भाई आपको एक्चुअली में बनना क्या है, आपका करियर गोल क्या है, उसके बेसिस पे भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए यहाँ पे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑल अराउंड चीज़ के लिए हूँ। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मेंटली कोई भी एडवाइस चाहिए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाती है, किन किन द्वारा की जाती है, कमर्शियल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड जिसको हम बोलते हैं,
देन हमने पढ़ा सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देन हमने पढ़ा प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, या इसको बोलते हैं NSIC। देन हमने पढ़ा DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। थैंक यू।